अभी के टाइम में 3 लाइव मॉक काफी महत्वपूर्ण है। एक हॉलीवुड, दूसरा आरबी और तीसरा पंडित। अगर आप ये तीनों लाइव मॉक को अटेम्प्ट करते हैं तो ना ही आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा बल्कि आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इन तीनों मॉक को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं नीतीश कुमार आपके अपने चैनल लर्न मैथ्स के ऊपर इन तीनों मॉक के बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों मॉक का इंडिविजुअल सॉल्यूशन आपको मिले तो उसके लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको तीनों मॉक का अलग अलग सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और ये सॉल्यूशन आपको काफी फायदेमंद साबित होगी और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तीनों लाइव मॉक के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। 10 डिजिट का एक नंबर है और ये 88 से डिविजिबल है। 88 का मतलब होता है 8 इंटू 11। हमें एक्स जोड़ वाई का मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए एक्स प्लस वाई के मिनिमम में अगर हम ये बोले कि वाई का मिनिमम ले लेते हैं एंड एक्स का भी मिनिमम ले लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा मिनिमम। फॉर 8 फॉर डिविजिबिलिटी बाई 8 मतलब कि 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट है y32। y32 डिविजिबल होना चाहिए 8 से, डिविजिबल बाई 8। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आप पुट कर सकते हैं, 0, क्योंकि 032 जो है आपका 8 से कट रहा है, डिविजिबल बाई 8 है। तो हमें y का मिनिमम पता चल गया। अब संख्या क्या हो गया, संख्या आ जाएगा 650x4233032। अभी हमें क्या चाहिए, आपका ये 11 से कटना चाहिए। फॉर 11 के लिए क्या होना चाहिए, 11 के लिए ऑड एंड इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उसको जोड़िए एंड उसका जो डिफरेंस है वो 11 से कटना चाहिए, यही होता है ना। तो 2 + 0 2, 2 and 2 4, 4 + x, 4 and 5 9। तो ये आ रहा है आपका 9 + x माइनस, फिर यहाँ से 3 and 3 6, 6 4 10, 10 0 10 और 6 16, तो 16 आ गया। यहाँ से दिख रहा है आपको कि x - 7 आ रहा है। x - 7 जो होना चाहिए किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11, मतलब कि x का वैल्यू 7 होना चाहिए, तभी तो 7 - 7 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 7 आ गया ना, y का वैल्यू क्या है 0, तो x + y का जो मिनिमम वैल्यू है कितना आ गया 7 + 0, तो आ गया है 7, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि राजेंद्र जो है वो एक काम करता है मल्टीनेशनल कंपनी में और कंपनी उसे 90 रुपये प्रतिदिन पे कर रही है। मंथ में अगर 31 दिन है लगातार वो काम करता है, उसे जो है उसका एवरेज अर्निंग जो है कितना है 360। पहले 15 दिन का 641 एवरेज है, आखिरी जो है 15 दिन का 672 है। तो हमें बताना 16वां दिन कितना मिलेगा। देखिए ये हो गया 15 डेज शुरू का, ये हो गया 16th, फिर हो गया 15 डेज लास्ट का, ये है ना, ये है लास्ट का 15 डेज, ये है बिगिनिंग का या स्टार्टिंग का, यही है। हमें पता है कि स्टार्टिंग में जो इसका है एवरेज है 641 रुपीज है, लास्ट में जो इसका एवरेज है कितना है 672। नेट एवरेज कितना है आप बताइए, नेट एवरेज है आपका 660 रुपये। ध्यान देना है 90 रुपये प्रति डिलीवरी मिल रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई यूज नहीं है। अभी हम क्या बोलेंगे यहां पे कि जो नेट डेविएशन है वो 0 होना चाहिए, बोले कि बात तो सही है। तो अभी डेविएशन कितना आ रहा है, डेविएशन 641 के कारण कितना आ रहा है, 641 है, ये 660 है, तो हर एक वैल्यू जो है आपका 19 कम है। तो -15 इंटू 19, क्योंकि इसमें 15 मेंबर्स थे, 16 के कारण डेविएशन को हम x मान लेते हैं। बाद में जो 15 है 15 डेज, इसमें 15 इंटू कितना आ जाएगा बताइए, 12 ज़्यादा है ना, 12, ये टोटल कितना होना चाहिए 0। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 105 आ गया, यही आ जाएगा ना, क्योंकि 19 और 12 आ जाएगा 7 और 15 7 75 से 105 ज़्यादा का मतलब क्या है कि 16वें दिन जो है उसका डेविएशन आना चाहिए प्लस का 105। तो 16th डे का कमाई कितना हो जाएगा, 660 में 105 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 765 रुपीज़।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में दिया है कि एक सम जो है वो हो जाता है आपका 5932 हो जाता है 2 ईयर्स में एंड 6828 हो जाता है 3 ईयर्स में, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमें बताना सम क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3। t इक्वल टू 2 में जो वैल्यू है ये 5932 है, t इक्वल टू 3 में कितना है 6828 है, मतलब r% इंक्रीज हुआ होगा, यही है ना। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल का, ये कितना आ रहा है, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 3 गया 9, और ये आ जाएगा आपका 7 में 17 में से 9 गया 8, 896 आ रहा है। अगर हम परसेंटेज बोले r% अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 896 बटा 5932 अगर हम करें तो अगर हम 15 पचे 75, 15 छक्का 90 मीन्स 15 के आसपास आ रहा है। चलिए 15 से गुना करके देख लेते हैं। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 15 नवा 35 से 135 एंड 4 139 एंड 75 एंड 13 88। यहाँ से जो 15% है आप देख पा रहे हो कि 889.8 आएगा, यहाँ पे वैल्यू है 896, मतलब 15% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। पर रेट को ना अप्रोक्सीमेटली 15% लेके चल रहे हैं। अगर 15% है तो यहाँ पे 2 साल का गैप है, 2 साल में आर इफेक्टिव कितना होगा बताइए। हमें पता है ये होता है 2r जोर r²/100, तो 15 दूना 30 एंड 32, ये कितना आ गया 32.25%। ध्यान रहे जो एक्चुअल आर इफेक्टिव आएगा 2 साल का, ये 32.25% से भी ज्यादा आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। देखिए जो ए वाला ऑप्शन है ऑप्शन बी 4850 एंड 5932, इसके बीच का जो गैप है वो 1100 का है। अगर हम इसका 32% निकालने जाएंगे तो 48 या 144 1400 आ जाएगा, और गैप 1100 का ही है, ये वाला नहीं होगा। 40 वाला का जब निकालेंगे 32%, 40-50 वाला का तो 1200 के आसपास आएगा ना, 1280 के आसपास आएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 1800 समथिंग का। बचा फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप लास्ट वाले को देखें तो लास्ट वाले में कितना का गैप आ रहा है, 5932 एंड 4560 में गैप है 2, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे आ गया 1372 रुपये का गैप आ रहा है। अभी हमें देखना 45-60 का, अगर आप 30% निकालेंगे, 45-60 का 32% निकालना है ना, अगर हम इसका 30% भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 76 या 18, अब 5 तिया 15 16, 4 तिया 12 13, 1368 रुपये आ गए। 2% और बाकी है, इसका जो 2% होगा 90 और ऐड हो जाएगा, मीन्स 91 ऐड हो जाएगा। तो इसमें जब 91 ऐड करेंगे तो 13 कितना ज्यादा आ जाएगा आपका, और जब 32% निकालेंगे तो इसमें क्या होगा 90 और ऐड हो जाएगा 90, तो टोटल आ जाएगा 8 9 6 15 13 1 14, 1458 आ जाएगा। जबकि गैप कितने का आ रहा है, 45-60 और 59-32 के बीच का जो गैप है आपका, यह 1400 से भी कम है। तो 1400 से कम है, 32% 1458 हो गया, इसका मतलब ए वाला भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे करके आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना है। हमने हर एक ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाया, आप शुरू से स्टार्ट करते तो अप्रोक्सीमेटली वहीं पे पहुंच जाते। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, x² - 13x + 1 का वैल्यू 0 है, और हमें बताना x⁸ फिर x⁴ के पहले कुछ है फिर 13। यहाँ पे x⁸ एंड x⁴ बस यही चीज है। तो ध्यान रखना है हम कैसे कैसे करेंगे। x² का वैल्यू लिखेंगे 13x - 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो x⁴ आ जाएगा 169x² - 26x + 1। आप खुद सोचिए, आपके पास क्या है, केवल आपको जो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने में जो लेकर आना है x⁸ एंड x⁴ और कुछ नहीं लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो 26x है ना, इसको भी x² में कन्वर्ट करते हैं। यहां से आप देखेंगे कि 26x का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 2x² + 2। कितना आ गया यहाँ से 169x² - 2x² - 2 - 1 x⁴ हो गया, ये मिलके आ जाएगा 167x²। अभी जो आपका x⁴ है इसका वैल्यू है 167x², और यहाँ पे अच्छा +1 था ना,
तो -1 हो गया। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x⁸ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 167 का स्क्वायर कितना होता है 67 से 49 और 16 सते 112 224 और 4 228 एंड 256 एंड 22 278 x⁴ माइनस 300 7 दूना 14 और 32 1 33 में 334x² प्लस 1। लेकिन फिर से हमें पता है कि x² नहीं चाहिए, यहां से हम क्या करते हैं 334x² का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2x⁴ प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा 334x²। तो a आ गया x⁸ इक्वल टू 27889x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 2 होगा यहाँ पे, ध्यान दे, फिर प्लस 1। इतना ही आ गया जितना चाहिए था। इसको इधर लेके आइए, कितना आ जाएगा x⁸ माइनस 27887x⁴ और इसका वैल्यू आ रहा है -1। तो -1 में जब 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा +12 आएगा। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टोटल उसे 2 आवर 30 मिनट्स लगते हैं। तो घर से सुपरमार्केट के बीच का डिस्टेंस क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा। एक बात बताइए, आपको पता है अगर सेम ही दूरी गए एंड सेम ही दूरी आए, S1 के रफ्तार से गए S2 के रफ्तार से आए, तब एवरेज स्पीड हो जाता है 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ये हो गया। अभी हमें डिस्टेंस d निकालना है तो कितना आएगा 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि जाने वाला एंड आने वाला दोनों स्पीड हो गया बराबर। जब दोनों स्पीड बराबर हो गया तो जाते टाइम जो टाइम लगेगा कितना होगा t/2, आते टाइम लगेगा कितना लगेगा t/2। मतलब जो भी टाइम दिया है इसका आधा कर देना है। 2 आवर 30 मिनट्स जो टोटल टाइम है 2 आवर 30 मिनट्स मतलब 1/2, मतलब 5/2 घंटे जो है ये मिलके क्या हो जाएगा t/2 जो होगा 5/4 घंटे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाएंगे कि हमने 5/4 क्यों लिखा, क्योंकि जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे स्पीड को हटा के एक एवरेज स्पीड रख दिए हैं। बस वैल्यू पुट कीजिए 2 गुना 12 गुना 8 बटा 20 गुना 5/4, 5 का 20 और 8 दूना 16 गया, डी का वैल्यू आ गया 12 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप एक बार ये समझ जाए तो बहुत ही आसानी से कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली डी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा s1s2 बाई s1 प्लस s2 इंटू टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे टाइम पूरा लिखना है। बोलोगे कि पूरा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 2s1s2 और t/2 में 2 कट जाएगा ना, इसलिए। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि 8% का छूट है, फिर 28 खरीदने पे 2 फ्री मिलता है, इसके बाद भी उसे 40% का प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें बताना है कि जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है आपका अंकित मूल्य। आराम से देख लीजिए, हमें पता करना है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है विक्रय मूल्य नहीं अंकित मूल्य। तो जो मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो है ना, इसको हम x/y मान लेते हैं। कैसे सीन हो रहा है देखिए। तो पहले जो है y का सामान x में बिक रहा था, बोले कि चलो ठीक है। इसके बाद 8% का डिस्काउंट मिला। 8% के डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि 25 का सामान 23 में मिल रहा है, बोले कि ठीक है। तो यहाँ इसको 23/25 से गुना किया। काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी बोल रहा है कि 2 आर्टिकल फ्री मिलेगा 28 खरीदने पे। मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है कि देखिए 28 का पे कीजिए एंड 30 का सामान लेके जाइए। बोले कि हाँ यही तो है, मतलब कि 14/15 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, नीचे कितना का सामान जा रहा है और ऊपर कितना पे करना पड़ रहा है। 28 और 2 30 यूनिट लेके जाएगा, लेकिन पे तो 28 यूनिट का ही करेगा ना, इसलिए आपका 28/30 14/15 आ गया। और इसको भी हम 14/15 से गुना कर रहे हैं। ऐसा सब करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या है, इसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि 5 का सामान अब ये 7 में दे रहा है। तो 7 दूना 14 5 तिहाई 15। तो यहाँ से देख पाएंगे x/y का वैल्यू कितना आ गया है 75/46। मतलब 46 यूनिट का सामान 75 में मिल रहा है। मतलब 46 यूनिट के सामान का जो अंकित मूल्य 75 है,
29 का क्या है आपका मार्कअप हो गया है, तो परसेंटेज मार्कअप कितना होगा 29 का 46 और गुना का 100। देख लीजिए 2900 को 46 से डिवाइड करके 6 बार में 6 छक 36, 24 3 27, यहाँ से आ गया कितना 14, 140 और 3 बार में 76, 18, 4 3 12, 1 13, 63 के आसपास आ रहा है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमने ऐसे किया, आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया, क्या इससे भी कोई शॉर्ट मेथड आपके पास है? अगर है तो आप जरूर बताइए। 18 में क्या दिया है कि ए जो है आपका एक्सपेंडिचर, मतलब इसका इनकम है, इधर एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग होगा। इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर है 62, तो सेविंग कितना हो जाएगा 38। बोला है कि इनकम में उसका 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 20% का, और बचत में 25% का हुआ। तो हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हो। आराम से देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर निकालेंगे। अगर 20% इनकम पे हुआ है तो हम मान सकते थे कि 20% ही एक्सपेंडिचर पे हुआ है, 20% भी सेविंग पे हुआ है, बल्कि बिल्कुल मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 20 हुआ है, लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो सेविंग में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 20 से 5% ज़्यादा है। मतलब कि टोटल कितना ज़्यादा सेविंग्स लेके चला गया, तो बोलेंगे कि 5 × 38, क्योंकि सेविंग्स के पास 38 यूनिट है ना, तो 5 × 38 लेके चला गया अपने पास। ये जो सेविंग्स अपने पास 5 × 38 लेके गया है, इसका लॉस तो एक्सपेंडिचर को ही है, बोले कि बिल्कुल सही। इसलिए अब जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से कम बढ़ेगा और इसको हमें 62 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से 19 बार में, 2 से 31 बार में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 माइनस 95/31। 95/31 का मतलब 31 का 93, 3 पॉइंट समथिंग माइनस होगा, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, जो बहुत 17 के बहुत ही पास होना चाहिए। तो 16.93 यही एक ऑप्शन है। और इस 23 में दिया है कि एक स्क्वायर है आपका ABCD। चलो ठीक है, बना लिया स्क्वायर। ए स्क्वायर रेडी है आपका, ABCD। फिर बोला है कि इसमें DEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया DEC। हमें क्या बताना है कि A एंड B को E से ज्वाइन किया गया है, तो एंगल AEB कितना होगा ये बताना है। A एंड B को E से ज्वाइन किया गया, तो हमें AEB बताना है। एक बात बताइए, अगर ये स्क्वायर है तो ये सब साइड A होगा, बोले कि होगा। इसका मतलब इधर A इधर A होगा, क्यों? क्योंकि DEC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण यहाँ पे जो एंगल है ये कितना हो गया 60 डिग्री, इधर भी 60, लेकिन चलो चलेगा। अगर दोनों जगह 60 है तो ये पार्ट कितना होगा 30 डिग्री। एंड यहाँ पे जो एंगल है ये भी आपका क्या है 60 डिग्री, ये ध्यान में रखें। अभी इधर जो AED ट्रायंगल दिख रहा है ये है इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। वर्टेक्स का एंगल आपका है सब 30 डिग्री, ये जो एंगल है ये क्या होगा 75 डिग्री, इधर भी क्या होना पड़ेगा 75 डिग्री। बोलेंगे क्यों? तभी तो 75 75 150 होगा, और 150 3 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी इधर ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है, मतलब ये 75 और ये 75। अब बताइए एंगल AEB कितना होगा? ऐसा लग रहा है कि 360 डिग्री में से 60 जोड़ 75 जोड़ 75 को माइनस करना होगा, 75 50 150 और 60 मिलकर हो गया 210, 210 माइनस करेंगे तो 150 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है कि एक विलेज में इलेक्शन हुआ है 3 कैंडिडेट के बीच, 90% वोटर्स ने वोट डाला है, आउट ऑफ विच 5% क्या है इनवैलिड है। चलो ठीक, विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 56,430, जो 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट है, ये भी सही है। फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट who stood third given that he received only 10% of total votes polled। मतलब इसको पोलिंग का 10% मिला है, एंड ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसे कितने वैलिड वोट मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मतलब नहीं होगा, ये आपका इनकम्प्लीट डेटा है। इनकम्प्लीट कैसे है ये आप देखिए कि जो विनर है मान लेते हैं A है, बाकी दोनों B एंड C है। विनर को मिला है 56,430, ए है 55% ऑफ वैलिड वोट्स, बोले कि चलो ठीक। सी को जो मिल रहा है, ए मिल रहा है 10% ऑफ पोल्ड वोट्स,
वोट्स। अब बात समझ रहे हो? बोल के हाँ चलो यहाँ तक भी सही है। जो आपका इनवैलिड वोट्स है वो कितना है? 5% ऑफ पोल्ड। ये इनवैलिड वोट्स कहाँ गया हमें पता नहीं है। पोल्ड का 10% भले ही सी के पास है, लेकिन ऐसा हो ही सकता है ना कि उस 10% में 5% इनवैलिड हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि ये 5% इनवैलिड बी के पास चला जाए, ये हो सकता है कि 5% का कुछ इनवैलिड ए के पास हो। तो क्वेश्चन में जो इनवैलिड वोट्स है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन को हम कब सॉल्व कर पाते हैं? जब क्वेश्चन में ए दिया हुआ रहता कि रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड के जगह पे अगर ये क्वेश्चन में रहता वैलिड वोट्स, तब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते। ठीक, अदरवाइज यहाँ पे वैलिड वोट्स नहीं पूछना चाहिए था। ये पूछता कि जो लूजर है या फिर जो थर्ड रैंक पे है उसको कितना वोट्स मिला है, तब हम आंसर कर पाते। उम्मीद है कि हम आपको ये समझाने में सफल हो पाए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे नहीं आएगा। तो अगर हमने टोटल मान लिया है कि जो क्या है पोल्ड वोट्स है एक्स है, इसका 95% का है वैलिड है, मतलब 19/20, और इसका जो है आपका 55% 11/20 हिस्सा मिला है, जो कि 56,430 के बराबर है। तो 11 55 55 130 और 19 से 19 दूना 38, फिर 38 से 13 हो गया ना, तो 19 7 0। एक्स का वैल्यू आ गया 108,000। ये हो गया आपका क्या पोल्ड। पोल्ड है 108,000। ठीक, वैलिड वोट्स कितना होगा? वैलिड वोट्स हो जाता है 51, 30 का 20 से गुना कर लेते तो 0 0 3 दूना 6 और 102। ये वैलिड है, ये है आपका पोल्ड। इसके बीच का जो गैप है ये हो गया इनवैलिड। इनवैलिड कितना आ गया देख लीजिए, 0 0, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5। 5400 वोट्स जो है ये इनवैलिड है। अब आप हमको ये बताइए कि जो 5400 वोट्स है ये किसके पास गया? अगर आप ये बताएंगे कि सी जो लूजर है इसको कितना मिला है, ये क्या बोल रहा है कि ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, तो 10% कितना हो जाएगा इसका 108,000। सी को इतना वोट्स मिला है, लेकिन इतने वोट्स में वैलिड कितना है आपको नहीं पता है। हो सकता है टोटल का टोटल 5400 इनवैलिड सी को ही मिला हो, या हो सकता है 5400 इनवैलिड बी को मिला हो। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ पाए कि क्वेश्चन में गड़बड़ी है और गड़बड़ी। तीसरे नंबर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 3:5 दिया हुआ है। एरिया का वैल्यू दिया है 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि थर्ड साइड क्या होगा। बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं। जो इक्वल साइड से है उसको हम मान लेते हैं 6K। आप बोलोगे 6 क्यों मान रहे हो, कुछ देर में पता चल जाएगा। जो अनइक्वल है ये आपका क्या है 5 है ना, तो इसको हमने मान लिया है 10K। ऐसा हमने इसलिए माना है दोस्त ताकि इसका हाफ करना आसान हो जाए। के इसलिए मान रहे हैं क्योंकि के का वैल्यू निकाल के हम साइड निकाल पाएंगे। जैसे ही ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 10K का आधा क्या हो जाएगा 5K हो जाएगा। ये AD है। अभी AD का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, रूट के अंदर 6K का स्क्वायर मतलब 36K स्क्वायर में से 25K स्क्वायर जाएगा तो आ जाएगा √11K। हाइट हो गया √11K, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 10K फिर √11K, गया 5 बार में, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 30√11। तो आप देख पा रहे हो K स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 6, तो K का वैल्यू कितना आ गया √6। आपको क्या चाहिए था BC, तो BC का वैल्यू है 10K, मतलब कि आंसर आ रहा है 10√6 सेंटीमीटर। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 में देखिए वैल्यू दिया हुआ है हमें x का पावर 9 माइनस y का पावर 27 चाहिए। एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम बोल सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 36x हो गया, और यहाँ से अगर देखेंगे तो प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32y, और प्लस का यहाँ पे 32 और 20 मिलकर कितना हो गया 52, 52 इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप इसको देखें एक्स स्क्वायर वाले को तो 3x प्लस तो 2×3 6 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ से, एंड इसको देखें तो 4y
प्लस कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ रहा है तो 4 कम रहा है, प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 36 एंड 16 52 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब 3x प्लस 6 0 होगा तो x का वैल्यू आ रहा है -2, एंड 4y प्लस 4 0 होगा तो y का वैल्यू आ रहा है -1। आपको जो वैल्यू चाहिए x का पावर 9 माइनस y का पावर 27, x का पावर 9 मतलब -2 का पावर 9 और -1 का पावर 27, -2 का पावर 9 आएगा -512 और यहाँ पे +1 तो आ गया -511। सही आंसर ऑप्शन 13 में देखेंगे x -1/4 x का वैल्यू दिया है और x टू दी पावर 5 -1/x टू दी पावर 5 चाहिए। x टू दी पावर 5 -1/x टू दी पावर 5 के लिए हमें चाहिए एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसको हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के साथ गुना करेंगे। देखिए गुना करने पे क्या आएगा, x टू दी पावर 5 -1/x टू दी पावर 5 तो आएगा ही, इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म जो बचेगा वो क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1/x। अभी x माइनस 1/x का वैल्यू -4 दिया है तो यहाँ से आ जाएगा x टू दी पावर 5 -1/x टू दी पावर 5 -4। अभी हमारा काम क्या है कि x स्क्वायर जो 1/x स्क्वायर एंड x क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू निकालना है। x माइनस 1/x है आपका -4, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16 और 2 18, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो वैल्यू निकालेंगे ये क्या होता है, x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1/x, यही तो होता है। अभी इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा -64 और यहाँ से आ गया हम -12 तो आ गया -76 आ रहा है। एक 18 है और एक है आपका -76। तो आइए यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 छक्के 78 से और 18 सत्ते 126 और 10 136 माइनस में आ गया और इक्वल टू वैल्यू है x टू दी पावर 5 -1/x टू दी पावर 5 -4। तो आप वैल्यू देख रहे हैं यहाँ से आएगा -1364 इक्वल टू x टू दी पावर 5 -1/x टू दी पावर 5 और आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है ए बी सी का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है और हमें निकालना है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी। ठीक है, अभी a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता है कितना है 155, बचा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए निकालना। तो अगर आपको आइडिया है कि ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए कैसे निकलता है, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, तो इसमें हम करते क्या है कि ए जोड़ बी जोड़ सी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर को माइनस करके और 2 से भाग देते। तो 19 का हो जाएगा स्क्वायर 361, इसमें से 155 माइनस करके 2 से भाग देंगे, कितना 11 में से 5 गया 6 और 35 में से 15 गया 20/2 तो आ गया 103। इतना आ गया, यहाँ से 103 माइनस कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 55 में से 3 तो 52 आ गया ना, 52 दूना 104। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20 में साइन ए का वैल्यू दिया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेक बताना है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का आइडिया होना चाहिए, जैसे ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट है, ये क्या होता है पॉजिटिव, एंड बाकी जो भी है वो क्या होता है निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी है सब पॉजिटिव होगा, सेकंड में जो है वो क्या होगा साइन एंड कॉसेक जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, रेस्ट जो है क्या होगा निगेटिव होगा, ये पता होना चाहिए। लास्ट में जो है कॉस एंड सेक जो होगा ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, माफ कीजिएगा, एंड बाकी जितना भी है वो क्या होगा निगेटिव होगा। हम बात कर रहे हैं किसका, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए साइन ए का वैल्यू जो है ना ये है आपका -4/5। आप आराम से साइन का टेंशन ना लेके, मीन्स प्लस होगा या माइनस इसका टेंशन ना लेके कॉस से निकालो, कॉस का वैल्यू 3/5 आ गया। फिर आपको देखना है कि एंगल क्या है ए किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या है रेस्ट निगेटिव, मतलब tan कॉट को छोड़ के सब निगेटिव होगा तो कॉस को भी निगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए आंसर होगा -3/5। हमें निकालना क्या है सेक ना, तो सेक ए आ जाएगा आपका -5/3 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में ये आपका ज्योमेट्री का है, तो मीडियन है ए डी ट्रायंगल ए बी सी का, फिर सी एफ जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, अच्छा मीडियन को एक्सटेंड किया गया है, फिर बी परपेंडिकुलर है ए डी पे, बी सी एफ सी एंड ए डी का वैल्यू दिया है, हमें ए बी बताना है। देखिए बहुत ज़्यादा डेटा है, प्रोसेस तो दिमाग में नहीं हो पाया, अभी डायग्राम बना के देखते हैं, प्रोसेसिंग होगा। फिर ए है बी है सी है, ये जो मीडियन ए डी है इसको हमने आगे बढ़ाया,
जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, और सी एफ इस पे परपेंडिकुलर है, सी एफ था ना, हाँ, तो ये जो सी एफ है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसका नाम क्या दिया है इसने, बीई, बीई जो है इस पे परपेंडिकुलर, चलो, और ये पॉइंट डी है। अब ये कि एडी का वैल्यू टोटल कितना है, 21, एडी है 21, एफ सी का वैल्यू कितना है, 12, और कुछ दिया है, हाँ बी सी का वैल्यू दिया है, तो ए 13 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 13 है, ए है 12, तो ये तो राइट ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, डी सी एफ राइट ट्रायंगल है, तो इसमें एफ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे एक मस्त चीज़ है, हम बोल रहे हैं कि बी ई डी जो है ना ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ डी के। आप बोलोगे कैसे, देखो मीडियन है तो ये दोनों बराबर होगा, बोले कि चलो ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों में इक्वल है, बोले कि यहाँ पे ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो बोलोगे क्या रे, तो ये तो कैसे होगा, ए ऐसा होगा, अरे बोले कि नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है भाई, दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरे एंगल को इक्वल होने की मजबूरी है ना, ये आपका ए एस ए जो क्राइटेरिया है उसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या बोल पाएंगे कि अब तो मेरे दोस्त बीई का जो वैल्यू है वह सी एफ के बराबर है, जो है 12, और एफ डी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डीई के बराबर है, जो कि है 5। तो डीई हो गया है 5 सेंटीमीटर, एडी पूरा था 21 सेंटीमीटर, तो इसलिए एई का वैल्यू कितना हो गया, 21 में से 5 जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। एई हो गया है 16 सेंटीमीटर। अब बताइए बीई का वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और यह है 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 90 डिग्री बना है, हमें बताना क्या है, ए बी। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, आप बोलोगे कौन सा, दिखाते हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल दिख रहा है ए ई बी। इस ट्रायंगल में अगर आप फोकस करोगे अच्छे से तो आपको ऐसा एक ट्रायंगल दिखेगा, जहां ए है 90 डिग्री, ए है बी, ए है ई, एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया है ए, इधर है 12, इधर है 16, तो भैया ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 12, 16 एंड 20, या फिर 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 256 144 400, 400 का स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छा था, आपसे हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन जरूर बताइए, अगर नहीं हुआ तो आपको सोल्यूशन समझ में आया नहीं ये भी। 25 में बोला है कि इंस्टॉलमेंट क्या होगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो 18,480 रुपए के ड्यू को 3 साल में चुकता कर दे, 12% सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को, चूंकि ये ड्यू अमाउंट है, इसका मतलब 3 साल बाद उसका इफेक्टिव वैल्यू है। हम मान लेते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट क्या है, 100 है, 100 है, 100 है, तो पहले वाले पे 2 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे वाले पे 1, एंड तीसरे वाले पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे इंटरेस्ट वाला हमें समझ में नहीं है, देखो पहले साल के अंत में अगर आपने इंस्टॉलमेंट दिया है 100, वो इंस्टॉलमेंट जो है उसका इफेक्टिव वैल्यू जब 3 साल बाद निकालने जाएंगे, 1 साल तो ऐसे ही खत्म हो गया। आप ऐसे समझा करो, शुरुआत में आपने लोन लिया है, लेकिन चुकता तो फर्स्ट ईयर के एंड में करोगे ना, फर्स्ट ईयर का एंड सेकंड ईयर का शुरुआत है, सेकंड ईयर का एंड जो है थर्ड ईयर का शुरुआत होता है, ठीक है, और थर्ड ईयर में जाकर टोटल लोन चुकता हो रहा है। तो पहले साल के अंत में जो आपने अमाउंट दिया है उस पर 1 साल 2 साल 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल के जो अंत में आपने पैसा दिया है उस पर केवल 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल में जैसे ही आप पैसे दे रहे हो लोन चुकता हो जा रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल अमाउंट जो आ रहा है ना, इफेक्टिव वैल्यू, ड्यू वैल्यू, वो 300 तो प्रिंसिपल से आ गया एंड 3 इंटरेस्ट से आ गया। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना परसेंट है, 12% है, तो 100 का 12% कितना आ जाएगा, 12 रुपये इंटरेस्ट, मतलब ये वैल्यू 336 रुपये आ रहे हैं। तो जो ड्यू अमाउंट है हमने जो कैलकुलेट किया, क्योंकि 100 रुपये देंगे तो 336 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं ये वैल्यू है 18,480। तो चलिए कुछ मारपीट करते हैं, 12 से अगर काटेंगे तो 12 दूना 24, फिर बचा 9, तो 12 8 96, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 एक बार में, 12 25 60, बर चौक 48, 0, ये आ गया। और 28 से 8 7 56, 88 64, 28 नहीं कर,
7 दूना 14, हाँ 7 14 से कटेंगे तो 14 दूना 28, एक बार में 0 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 55। 1 यूनिट का वैल्यू 55 आ गया। 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5500। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है कि रिमाइंडर बताना है। जब 7 का पावर 21 प्लस 3 को हम किससे डिवाइड करते हैं 6 से। क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देंगे हम कि इसका आंसर कितना आएगा 4। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आप सोच सकते हो कि अरे ऐसा कैसे हुआ, बहुत ही आसान है। क्या करना होता है कि 7 का पावर है आपका 21, इसको किससे भाग देना है 6 से। तो दे दीजिए 6 से अगर भाग देंगे तो सबसे पहले आप 7 को 6 से भाग दीजिए। 7 को 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 1, तो 1 का पावर 21 कितना आ गया 1। टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 7 के पावर 21 को जब हम भाग दे रहे हैं 6 से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है और 3 तो पहले से बचा है, तो 1 प्लस 3 मिलकर क्या आ गया 4, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे 53, तो इसमें क्या दिया है कि मोहन ने बैंक में P रुपए डिपॉजिट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका R%, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और 3 साल में जो है वो अमाउंट हो गया है 27P, कंपाउंडिंग एनुअली हुआ है। यह बोल रहा है कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली ना हो के हाफ ईयरली होता तब एडिशनल कितना अमाउंट मिलता मोहन को। मतलब जाहिर सी बात है मोहन को 27P से ज़्यादा मिलता, तो वही कितना ज़्यादा मिलता हमें ये बताना है। देखिए आप खुद बताइए, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P फिर 1 प्लस R/100 का पावर N, यही होता है। अमाउंट यहाँ पे क्या है 27P, ये क्या हो गया P, हम 1 प्लस R/100 का पावर क्या आ गया 3, गया। तो आप देख पा रहे हो कि R/100 का वैल्यू कितना आ गया है 2, तो R का वैल्यू कितना आ गया है 200। बस समझ गए, R का वैल्यू 200 आ गया है, मतलब कि 200% की बात चल रही है फॉर सेमी एनुअली। अगर ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होता, हाफ ईयरली होता, तब R कितना हो जाता भैया, R हो जाता आपका 100%। मतलब कि चलो ये भी ठीक है 100% है, और N कितना हो जाता है, जैसे 3 साल है, 3 साल का मतलब क्या होगा 6 हो जाता है, 6 हाफ ईयरली। अभी जब आप अमाउंट निकालने जाते हैं तो P 1 प्लस 100/100 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 कितना हो गया 64, तो 64P हो जाता। पहले जहाँ यह 27P हो रहा था, अभी 64P हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का हो गया बता दीजिए। 64 में से 27 गया, कितना हो जाएगा 37P का, तो 37P एक्स्ट्रा मिलता, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें बोला है कि 3 टाइप का वुडन स्टिक है जिसका लेंथ है 150 मीटर, 180 मीटर एंड 120 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर में है, और इसको ज्वाइन करके 3 लार्ज स्टिक बनाया गया है जिसमें सबका क्या है लेंथ इक्वल है। और ध्यान दें एक ही टाइप का स्टिक का यूज किया गया लार्ज स्टिक बनाने में, तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल स्टिक्स टू फॉर्म लार्ज स्टिक क्या हो। जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम, किसका 150, 180 एंड 120, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15, 18 और 12, इसका एलसीएम कितना हो जाता है आपका 180, और 1 0 पहले से ही है तो कितना आ जाएगा आपका 1800, ये 1800 सेंटीमीटर हो गया। आप वो सोच रहे होगे कि आखिर हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं, तो ऐसे समझिए अभी हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टिक्स ना। क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टिक्स कैसे आएगा देखिए। हमें क्या करना है, जो 1800 सेंटीमीटर का कितना होगा टोटल 3 स्टिक होगा ना 1800 सेंटीमीटर का, तो एक 1800 बनाएंगे 150 का यूज करके, दूसरा 1800 बना रहे हैं हम लोग 180 सेंटीमीटर का यूज करके, एंड तीसरा 1800 बना रहे हैं हम लोग 120 सेंटीमीटर का यूज करके। तो पहले से 12 आ गया, दूसरे से 10 आ गया, तीसरे से 15 आ गया, तो 15, 10 और 12 ये मिल के आ गया 37। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रायंगल है PQR, एस पॉइंट है QR पे, ST है पैरेलल QP के। बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ट्रायंगल हो गया क्या PQR ना, PQR, QR पे एक पॉइंट S है, और क्वेश्चन में दिया है कि ST जो है आपका किसके पैरेलल है PQ के, या PQ के पैरेलल है। फिर क्या दिया है कि QM एंड TN परपेंडिकुलर है PS पे, तो ये है आपका S ना, तो P एंड S को पहले ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, हमने PS को ज्वाइन कर लिया। फिर Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम क्या है आपका QM, फिर T से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम क्या है TN, बहुत ही डेंजरस लग रहा है। इसके बाद दिया है कि QM का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर एंड TN का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए RS/SQ। तो अगर RS/SQ चाहिए दोस्त, तो हम इसको A/B मान लेते हैं। यहाँ पे A बोल दिया, यहाँ पे B बोल दिया, बोल के हाँ ठीक है।
अगर इधर A/B है तो आप देखिए, चूंकि TS जो है वह PQ के पैरेलल है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि TS है पैरेलल है PQ के, तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यूज करेंगे तो बोलेंगे ना कि जो रेशियो यहाँ पे RS एंड SQ का होगा वही रेशियो आपका RT एंड TP का होगा, मतलब A रेशियो भी A/B हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देख पा रहे हैं तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस का रेशियो चाहिए, तो कहीं ना कहीं एरिया इन्वॉल्व हो सकता है। एरिया के टर्म में देखिए, जो रेशियो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर हम एरिया के टर्म में आपको दिखाने चले, अगर एरिया के टर्म में आपको रेशियो दिखाएं, अगर हम एरिया के टर्म में बात करें तो देखिए हमें क्या चाहिए, RS/SQ चाहिए ना, तो RS वाला जो है PSR, इस ब्रैकेट का मतलब एरिया होता है, और एक और जो ट्रायंगल हो गया आपका PSQ, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वह बेस के रेशियो के बराबर होगा, मतलब A/B। ऐसा कब होता है, जब कॉमन वर्टेक्स हो। अगर वर्टेक्स कॉमन हो और दो ट्रायंगल आपने ऐसे बनाया है ABCD, तो जो एरिया का रेशियो हुआ ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, बेस भी सेम है, वर्टेक्स भी सेम है, तो परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ तक तो हमें बात पता चल गई। अभी एक और बात ध्यान से देखिए, कुछ डायग्राम्स को हम मिटा रहे हैं ताकि आप फोकस कर पाए। तो हम ट्रायंगल दिखा रहे हैं, इन ट्रायंगल पे आप फोकस कीजिए। एक है ट्रायंगल आपका PQS और दूसरा ट्रायंगल है आपका TSP। हमें इन दोनों का एरिया चाहिए। अब वो लोग एरिया निकाल लो, क्या दिक्कत है। PSQ का एरिया आ जाएगा 1/2 गुना, बेस है PS एंड हाइट है आपका QM, और नीचे है 1/2 PS, लेकिन इसका हाइट क्या है TN। तो 1/2 चला जाएगा, PS चला जाएगा, QM/TN आ जाएगा। QM का वैल्यू 24 है एंड TN का वैल्यू है 14। तो जो रेशियो आया है, ये रेशियो कितने का आ गया है आपका, 12:7 का आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 12:7। मतलब कि अगर हम ये बोले कि PQS का एरिया 12 यूनिट है, 12 स्क्वायर यूनिट है, तो जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसका एरिया हो जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट PST का। अभी थोड़ा सा और विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल को बाहर दिखा रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है इस पे आपको फोकस करना है। एक ट्रायंगल है ना आपका PSR, और S से हमने ऐसे ड्रॉ किया है ST, बोल के हाँ किया है। अभी इस पे फोकस कीजिए, ये जो बेस है इसका रेशियो A/B दिया है, STP का इसका एरिया है 7, हमें PSR का एरिया चाहिए, कैसे निकलेगा। यहाँ तक ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि हम बोले अगर कि PST का एरिया बटा TSR का एरिया का रेशियो क्या होगा, सेम ही बात, वर्टेक्स सेम है, बेस एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो जो एरिया का रेशियो है बेस के रेशियो के बराबर होगा, मतलब ये PT/TR के बराबर हो जाएगा। PT का वैल्यू B है, इसका वैल्यू A है, तो B/A आ गया। यहाँ से हम बोल पाएंगे कि TSR का जो एरिया है ना दोस्त, चूंकि PST का एरिया कितना है, 7 है यहाँ से, तो 7 टाइम्स A/B हो गया। बोले कि चलो ठीक है, कहना क्या चाहता, क्योंकि हमें पूरा PSR का एरिया चाहिए था, तो PSR का एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 7 + 7A/B, इसका मतलब 7 टाइम्स A + B/B। तो अपने पास PSR का भी एरिया है और यहाँ से आप देख रहे हो PQS का भी एरिया है, तो हमें जो रेशियो चाहिए था वो रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा, आइए देखिए। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं एंड जो एरिया है वो एरिया निकाल लेते हैं। कौन सा दो एरिया का रेशियो चाहिए था, देख रहे हैं PSR का एरिया एंड फिर चाहिए था PSQ का एरिया, और ये भी पता है कि ये रेशियो है आपका A/B, जबकि PSR का एरिया आया है 7 टाइम्स A + B/B, एंड जो आपका PSQ है इसका एरिया कितना आ गया है, दिख रहा है 12। यहाँ से आपको दिखा ना कि PSQ का एरिया कितना आ गया है, 12 PSQ का, तो नीचे आ गया है 12, तो B से B चला जाएगा। आपको दिख रहा है कि 12A का वैल्यू आया है 7A + 7B, तो 5A का वैल्यू आ जाएगा 7B, A/B जो आपको चाहिए था क्या आ गया है, 7:5। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 7:5, जो कि ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। 70 नंबर क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जतिन एंड राहुल है 13:21, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ जतिन एंड राहुल है 5:7। अभी बोला है कि जतिन का इनकम जो है
राहुल के एक्सपेंडिचर का 2 गुना है। यहाँ पे हमने जतिन लिख दिया, यहाँ पे राहुल लिख लिया। ए है इनकम, ए है एक्सपेंडिचर। इनकम का रेशियो दिया है 13:21 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:7। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या है, जतिन का इनकम राहुल के एक्सपेंडिचर का डबल है। मतलब डबल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जतिन के इनकम एंड राहुल के एक्सपेंडिचर को इक्वल बनाते हैं, फिर ऊपर 2 से गुना कर देंगे। तो इक्वल बनाने के लिए ऊपर हमने क्या किया, 7 एंड 7 से गुना किया, और यहाँ पे हमने 13 एंड 13 से गुना किया। अभी आप देख पा रहे हो कि राहुल का एक्सपेंडिचर 91 हो गया है एंड जतिन का इनकम भी 91 हो गया है, लेकिन बोला है कि जतिन का इनकम राहुल के एक्सपेंडिचर का 2 गुना है। तो 2 गुना करने के लिए ऊपर हमने 2 से और गुना कर दिया। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 13 7 91 हो गया है, 13 5 65 हो गया है, और ये कितना आ गया, 14 को 21 से गुना करेंगे कितना आएगा, 14 दूना 28 1 29, और यहाँ पे करेंगे 14 को 13 से, 14 3 42 एंड 14 4 18, तो 182 हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, दोनों के सेविंग्स का अनुपात चाहिए। 182 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा 117, और 294 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा 203। तो आंसर 117:203, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगर ए क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रहा है, आपको वहाँ पे जाके वीडियो देख लेना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री अगर पूछे सीजीएल में तो कैसे टैकल करना है, उसके लिए हमने बहुत ही छोटा सा लेकिन इफेक्टिव वीडियो बनाया। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो जैसे ही आप मानेंगे tan इनवर्स 3/7 को ए, हम आपको बता चुके हैं tan ए का वैल्यू हो जाएगा 3/7, और अगर आप मान रहे हैं tan इनवर्स 5/21 को बी, तो फिर आपको मिल जाएगा tan b इक्वल टू 5/21। ये हम सब चीज़ बता चुके हैं पहले, इस वीडियो में देख लीजिए। तो आपको जो वैल्यू निकालना है a प्लस बी का निकालना है, इसके लिए हम tan a प्लस बी लिखते हैं, जो कि आएगा tan a जोड़ tan b, और आएगा 1 माइनस tan a tan b। तो ऊपर आ रहा है 3/7 जोड़ 5/21, नीचे है 1 माइनस 15/147, यही हो गया। तो 21 63 प्लस 7 5 35, और नीचे 147 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 132। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा, 5 3 8 1 9, 98/132, जिसको बोलेंगे 49/66। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan a प्लस बी इतना है, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 49/66, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ वीडियो का सोल्यूशन होता है समाप्त, जो मॉक टेस्ट टाइप का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा, कुछ फायदा पहुंचा या नहीं, फायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।